आज हम लोग इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। तो ये कल वाले वीडियो में यहाँ तक पढ़े थे हम लोग, यहाँ तक पढ़े थे। आज इसके बाद से पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा था पहले वीडियो में कि लेखक मालती के घर पर गए थे और वह मालती उनके रिश्तेदार, दूर के रिश्ते में बहन लगती थी, लेकिन उसके साथ संबंध इनका दोस्त वाला था और उसकी शादी हुई है डॉक्टर से। और जहाँ इनको लग रहा है कि वो खुश नहीं है, उसके जीवन में एक बोरिंग एटमॉस्फेयर है, एक ऊब भरी ज़िंदगी वो जी रही है। एक पैटर्न उसका बन गया है लाइफ में जिसमें कोई ताजगी नहीं है, कोई जीवंतता नहीं है। उसे एक बेटा है और उसके बाद हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उस बेटे का नाम है टीटी, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। लेखक उसको खिलाने लगे बच्चे को, वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद आसमान में ही नीम खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने साथ ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, अपने आप ही एक लंबी सी सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़े तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बना भी था? मत पूछो, सब कुछ तो, वो बोली। सब कुछ तो बहुत था। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट्स देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा, अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊँगा। मालती कुछ बोली नहीं, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया कि मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने की बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़ें। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को है क्या? मैंने कहा, अच्छा मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तक भेजूँगा, और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने पूछा, आए कैसे हो लाड़ी में? पैदल।
इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर, मैंने सोचा बिस्तरा ले चलूँ। अच्छा किया। यहाँ तो बस, कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तुम और तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका, रहने भी दो। थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खरक रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरस यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। और वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। यह यंत्रवत स्पीडोमीटर कौन है? तो ये मालती का जीवन। तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं, वही डॉक्टर साहब, और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित गलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन, हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पतालों में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं। गैंग्रीन वह घाव है जो हो जाए तो व्यक्ति मर जाता है, अगर ऑर्गेन उस अंग को हम काटे नहीं तो। इसलिए और गैंग्रीन का ट्रीटमेंट यही है कि उस अंग को ही काट कर अलग करें। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है, मैं तो रोज़ ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुड़ जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, मैंने पानी आ गया। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे हैं। टीटी महेश्वर का टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब इसके नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, 2 पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके ही रो उठता था।
और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। ये कितना बढ़िया ये कमेंट मजाकिया सीन है। कैसे आदमी टाइम पास करता है, कोई बात करने को लिए ना हो तो भी आदमी बात करता है। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेने आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वे लिपटे हुए थे वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से बाहर निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। मुझे याद आता जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी। उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद में देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा, उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या? यह तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसने थपकने और दूसरे से एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे, पर डिटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोम जामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर से ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपार संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, पूरा साफ था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उस पर बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीर के वृक्ष, गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीर के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, और शांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्षरूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं,
धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चांद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से भर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उसे खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, वोट चोट बहुत लग गई है क्या बेचारे को? यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध रह गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन के भीतर ही, बाहर एक शब्द भी नहीं निकला, माँ, युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था, यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा में मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। ये कहानी रोज़ जीवन बन गया था। रोज़ वही काम, रोज़ बरोज़, कुछ भी नयापन नहीं, कुछ भी ताजगी नहीं। अगर जीवन गति का नाम है तो यह अकेलापन मालती के जीवन को खाया जा रहा था। लेखक ने इसी को उजागर किया और संपूर्ण मध्यवर्गीय भारतीय नारी की ये मनोदशा है, ये मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है स्त्री के जीवन का। तो नारी सशक्तिकरण पर आधारित यह पाठ माना जाएगा, जिसमें मालती के जीवन की समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण लेखक ने प्रस्तुत किया है। आपने इसको सुना, इसके लिए धन्यवाद।